चलिए बेटा, बेटा लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच स्टार्ट करा था, राइट? और मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक बताए थे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। और आज हमें इंडिफरेंस कर्व को ही आगे पढ़ना है, ठीक है बेटा? अगर मैं आपसे आपसे अभी तक की बात करूं तो अभी हमने सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था यूटिलिटी अप्रोच से, ठीक है? उसको अपन जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, और आज इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट करेंगे और होपफुली इंडिफरेंस कर्व आज खत्म हो जाएगा। और अगली क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे। अगर मैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करता है ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसे क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या मिलती है बेटा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसको बताने की दो अप्रोचेस हमारे पास अवेलेबल थी, एक थी कार्डिनल, एक थी ऑर्डिनल। कार्डिनल को अपन यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, और ये किसने दी थी बेटा? अल्फ्रेड मार्शल। किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल। और यहां पे इन्होंने बोला था यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इतना मारो ना, वो बोलते हैं वेरी गुड, ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा बेटा। यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये अल्फ्रेड मार्शल ने बोला, तो ध्यान ही नहीं रहता, वही तो चेक कर रहा था। पागल है, भांग पी के, ठीक है? कह रहा सर ने बोला जुड़ा कर दो सर, नॉट एक्सप्रेस, नॉट एक्सप्रेस, अल्फ्रेड मार्शल के छोड़ो, ठीक है? ये बोला मैंने अपनी तरफ से डिस्कस कर रहा है, ये बोला मैंने, खुशी ये बोला था मैंने, ये तो मैं इसको बता रहा है। अच्छा ठीक है, फिर अपन सेकंड है ऑर्डिनल अप्रोच। बेटा ऑर्डिनल अप्रोच इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और इस अप्रोच को दिया था हिग्स एंड मिलन ने, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हिग्स। और इसमें बोला था यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो अपन उसमें क्या करेंगे? वेरी गुड। फिर यूटिलिटी अप्रोच पे गए थे, और अप्रोच को पढ़ने से पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहली टर्म यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या होती है बेटा? वांट सेटिस्फाइंग। इसकी यूनिट क्या होती है? यूटिल। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है इमेजिनरी, सो पर्सन टू पर्सन से। बहुत बढ़िया। यूटिलिटी कितने टाइप की? दो, टोटल यूटिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बीच का रिलेशनशिप। सबसे फर्स्ट लेवल पे टीयू एमयू दोनों क्या होंगे? When TU increases, MU falls 30 days. When TU is maximum, MU is इसे बोलते हैं point of. When TU starts falling, MU still fall, but it becomes बहुत बढ़िया, point of saturation प्लीज याद रखें बेटा। उसके बाद अपन जो है दो चीजों पे गए थे, लॉ ऑफ डीएमयू और रिवर्स ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू बोल रहा है कि भाई अगर आप यूनिट्स को बढ़ाते रहोगे तो हर अगले यूनिट से मिलने वाला एमयू क्या होगा? कम। लेकिन इसकी चार असम्पशन थी, याद आपको? कंज्यूमर कैसा? रैशनल। कंज्यूमर कैसा? प्रोडक्ट कैसा? यूनिट कैसी? स्टैंडर्ड। और कंजम्पशन विदाउट एनी ब्रेक। रैशनल कंज्यूमर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन विदाउट एनी ब्रेक, और स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसका रिवर्स भी था कि अगर आप यूनिट्स को कम कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फैक्शन क्या होगी? ज्यादा, ठीक है? वाइस वर्सा। इसके बाद हम यूटिलिटी अप्रोच की दो कंडीशंस पे गए थे। यूटिलिटी में भी दो केस है, वन कमोडिटी, टू कमोडिटी। वन कमोडिटी की अपनी कंडीशंस है, वेयर एमयू एक्स रुपी वाला इज इक्वल टू पी एक्स रुपी वाला, राइट? और सेकंड थी लॉ ऑफ डीएमयू क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो केस है, जब इक्वल नहीं होगा उस टाइम पे क्या करना है? सर अगर एमयू एक्स ज्यादा है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, अगर एमयू एक्स कम है तो कंजम्पशन कम होगी, इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ये बात क्लियर है? फिर टू कमोडिटी केस में दो कंडीशन थी, वेयर एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई, और सेकंड लॉ ऑफ डीएमयू क्या होनी चाहिए? एप्लीकेबल। अब इसमें भी दो केस, अगर एमयू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा है तो आपको एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज, वाई की डिक्रीज, और वाइसा वर्सा में एक्स को कम करोगे वाई को ज्यादा। ये बात समझ आई बेटा? एकदम पक्का क्लियर है यहां तक? ओके जी बेटा। उसके बाद लास्ट क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व को बताए थे आपके लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, एग्जांपल भी दिया था, याद है आपको? आकाश भाई का, भाभी जी का, चॉकलेट डेयरी मिल्क वाला, है ना? रिकॉर्डिंग देख लियो यार, बहुत लंबा चला जाएगा। चार बातें बताई थी। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है बेटा? की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप वेरियस कॉम्बिनेशन दिखाते हो, किसके? कंजम्पशन के। फोकस करो कंजम्पशन, क्योंकि अगर यही डेफिनेशन में बस वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आइसोकॉन। वो प्रोडक्शन दिखाता था।
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन दिखाएगा बिटवीन टू गुड्स, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तभी तो इंडिफरेंस है। अब आप भाभी जी के लिए कॉम्बिनेशन ए लाओ, बी लाओ, सी लाओ, डी लाओ, ई लाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर आओ, भाभी जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जोक होते हैं मेरे। वो कहा जो शरीफ बंदा था, आया नहीं क्या? वो आया नहीं बंदा, वो सबसे पहले हंसता। फिर कहता है यार मैं, अच्छा एक चीज बता, नहीं नहीं कुछ नहीं। अब देखो बेटा, अब शांति से। अच्छा अगर ना, अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करता हूं, तो आपके सामने ना, नोट नहीं करना आपको, आराम से देख लो। x 0 y, यहां पे आप गुड x लेंगे। बेटा प्लीज यार आवाज क्यों आ रही है, शांत रहो। यहां पे आपको लेना है बेटा गुड y। अब जब आप इन इन कॉम्बिनेशन को प्लॉट करोगे ना, तो आपका जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे देखो, ये दिस इज कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन ए को अगर आप चुनते हो तो आपको क्या मिल रहा है सर? 1 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क और 20 यूनिट्स ऑफ किटकैट। अगर आप डेयरी मिल्क की कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप आ जाएंगे कॉम्बिनेशन बी पे, और वहां पे आपको 2 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क तो मिलेगी, बट किटकैट को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। ये बात याद है आपको? और चाहे कॉम्बिनेशन ए हो चाहे कॉम्बिनेशन बी हो, दोनों से क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ, बिल्कुल। इससे पूछो डायग्राम बना लो साइड में जल्दी से, डायग्राम बनाएंगे जल्दी से भाई। ऐसा तो बताया ये बना हुआ भी भेज ना, आ नहीं पाएगा। जल्दी से बना लो। अच्छा विशाल भाई, अगर मैं बोलूं कि आपने ना कमोडिटी, ये वाली जो ए कॉम्बिनेशन है ना, आप इस ए कॉम्बिनेशन को चूज कर रहे हो। ए कॉम्बिनेशन में 1 यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क और क्या मिल रहा है? 20 यूनिट ऑफ किटकैट। और इसे आपने जब कंज्यूम करा, तो आप मुझे बता सकते हो आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी? कितने की? 100 यूटिल्स। इसने कितना बोला सर? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना? नहीं बेटा, बेटा ये कौन सी अप्रोच है? ऑर्डिनल। क्या यहाँ पे आप यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर बता सकते हो? तो यहाँ पे कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर इस कॉम्बिनेशन में मुझे 100 यूटिल्स मिलेगी। यहाँ पे बस भाभी जी ये बोलेगी कि ए से कितनी मिल रही है मुझे नहीं पता, बी से कितनी मिल रही है मुझे नहीं पता, बट ए की सेटिस्फैक्शन और बी कॉम्बिनेशन की जो सेटिस्फैक्शन है, उनकी रैंक क्या होगी? सेम, रैंक सेम होगी। मतलब ऐसे फिफ्थ फोर्थ ऐसे करके। हाँ, इसमें तो आप कितने भी पॉइंट ले लो सेम ही मिलेगी ना। इसमें कितने भी पॉइंट ले लो सेम मिलेगी। अगली रेटिंग आओ भाई। नेक्स्ट रेटिंग पे आओ, और प्लीज इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व सेम आइसोपॉइंट के जैसी है भाई, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ना अपन ने पहले करा हुआ है ऐसे। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखना बेटा, इंडिफरेंस कर्व slopes downward from left to right। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, इसको ना यार समझाने से पहले ना मैं आपको पुरानी एक चीज याद दिला देता हूं। जब मैंने आपको आइसोकॉन्ट करवाया था ना, मैंने वहां पे दो थंब रूल बताए थे आपको पूरे इकोनॉमिक्स के। सबसे पहला थंब रूल पता क्या था? कोई भी स्लोप ना दो ही चीज होगा, या तो बनेगा वो अपवर्ड या बनेगा वो डाउनवर्ड। अपवर्ड बनने का सिर्फ एक ही रीजन है बेटा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनके बीच का रिलेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। अगर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व हमेशा अपवर्ड बनेगा पूरी इकोनॉमिक्स में। और अगर दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव, तो पूरी इकोनॉमिक्स में कर्व कैसा बनेगा? अच्छा, अब एग्जांपल में याद करो, जब आप डेयरी मिल्क को ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे तो आपको उसके लिए किटकैट को क्या करना पड़ रहा था? सैक्रिफाइस। या मैं वैसा वर्षा बोल सकता हूं, उल्टा होगा, अगर डेयरी मिल्क को कम कंज्यूम करोगे तो किटकैट क्या होगी? गेन। ये बात समझ आती है आपको? यानी कि गुड एक्स और गुड वाई के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। इसलिए पहली प्रॉपर्टी हमेशा कैसा बनता है इंडिफरेंस कर्व? डाउनवर्ड। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। अगर कंज्यूमर को एक गुड को बढ़ाना है तो ही हैज टू सैक्रिफाइस द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड। इसलिए इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड। और यही सेम आइसोकॉन्ट में भी हो रहा था, अगर आपको एक फैक्टर को बढ़ाना था प्रोडक्शन के लिए तो दूसरा फैक्टर कम होगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे। अच्छा, सेकंड आपको थंब रूल पता है क्या बताया था बेटा? तीन चीजें हो सकती है अपवर्ड डाउनवर्ड के बाद, या तो कोई चीज कॉन्वेक्स बनेगी या फिर कॉनकेव या फिर, अगर आप प्रोडक्शन के नोट्स पे जाओ ना, ये आपको बना के दिखाया था मैंने प्रॉपर चार्ट। कॉन्वेक्स कभी भी बनेगी ना, उसका एक ही रीजन है, जो स्लोप होगा स्लोप वो फॉल कर रहा होगा। आइसोकॉन्ट कर्व में स्लोप था MRTS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वो कम हो रहा था, इसीलिए ये क्या बन रहा था? कॉन्वेक्स। कॉनकेव जब बनेगा तब स्लोप क्या होता है बेटा? राइज। और स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दो प्रॉपर्टीज तो आपको ऑलरेडी याद है, मैं सीधा लिखवाने पे फोकस करता हूं, ज्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें लिखेंगे इंडिफरेंस कर्व, पॉइंट नंबर 1 है इंडिफरेंस कर्व is downward sloping from left to right due to negative relationship between due to negative relationship between good x and good y, due to negative relationship between good x and good y। और सेकंड पॉइंट आप ऐसे लिख लेना, अगर अपन गुड एक्स को इंक्रीज करेंगे तो गुड वाई सैक्रिफाइस होगा, और अगर गुड एक्स को कंज्यूमर सैक्रिफाइस करेगा तो गुड वाई गेन होगा। नेगेटिव रिलेशन।
तो क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी पे आओ बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2। पहला बता दिया डाउनवर्ड बन रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो। इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही हुआ है, पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। थोड़ा सा फोकस करना है यार। अभी ना लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल के यूनिट्स एक बार मुझे बताना, वैसे तो मुझे याद होंगे। हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन थे टोटल? अबे कॉम्बिनेशन तो बता दो पहले। 5 ABCDE। यहां पे एक लिया था हमने क्या, डेयरी मिल्क, और एक गुड बाय क्या था, किटकैट। और पहले कॉम्बिनेशन में बोला था एक डेयरी मिल्क 20 किटकैट। फिर उन्होंने बोला था कि अगर किटकैट नहीं मिली तो भाभी जी ने क्या बोला था, 15 किटकैट ले आना, 2 डेयरी मिल्क। अगर मैं किटकैट को सैक्रिफाइस कर रही हूं तो बदले में मुझे डेयरी मिल्क को क्या करना है, गेन। यार ये तो अभी पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि गुड एक्स और गुड वाई के बीच में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। और इसी रिलेशन की वजह से जो आपका आईसी है वो कैसे बनता है, डाउनवर्ड। ये तो क्लियर है कि अगर एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, ठीक है। 3 पे कितने थे, 11। 4 पे कितने थे, 8। और 5 पे कितने थे, 6। इतना करा था हमने, यही थे ना। देखो बेटा ये तो बिल्कुल ट्रू है कि अगर आप डेयरी मिल्क को इंक्रीज कर रहे हो, यानी गुड एक्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका गुड वाई 100% फॉल करेगा। नोट मत करो, रुक जाओ, नोट मत करो, रुक जाओ, थोड़ा फोकस से। अगर आप गुड एक्स को इंक्रीज कर रहे हो तो एब्सोल्युटली ट्रू है कि गुड वाई क्या करेगा, फॉल। क्योंकि सर अभी आपने पहले वाली प्रॉपर्टी में बताया कि हमारा जो गुड एक्स है एंड जो गुड वाई है उनके बीच में कुछ रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। और इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से ही पहली प्रॉपर्टी ने बोला कि आईसी कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यार ये तो क्लियर है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ना मुझे बस एक काम करना है, मुझे ना ये निकालना है कि डेयरी मिल्क को एक गेन करने के लिए किटकैट को कितना सैक्रिफाइस करना चाहते हो आप। पहले मैंने बताया डेयरी मिल्क को गेन करना है तो किटकैट सैक्रिफाइस होगा, ये पहली प्रॉपर्टी में देख लिया। अब हम ना वो रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक डेयरी मिल्क को गेन करने के लिए आप कितनी किटकैट को छोड़ सकते हो। ये समझ आ रही है? और इस रेशो को बोलते हैं MRS। क्या बोलते हैं बेटा, MRS। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ। तो यहां पे ना इसको मैं वर्ड यूज पता है क्या करूंगा, मुझे कैलकुलेट पता है क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ। और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है उसका नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज MRS, विच इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया बहुत इजी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, दैट इज MRS। अगर बोलेगा आइसोक्वांट का स्लोप क्या है, MRTS। और पीपीसी तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पर आपने 11th में पढ़ा होगा पीपीसी एक टॉपिक का, कट गया था तुम्हारे। अच्छा MRS निकालते भाई। अब सेम कॉन्सेप्ट बेटा, स्लोप का फॉर्मूला आपको बचपन से सिखाया गया है। स्लोप का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में गेन। जितने यूनिट्स का लॉस कर रहे हो अपॉन में जितना आप गेन कर रहे हो। सबसे पहला ये तो फर्स्ट रेट में दिस इज डैश, पहला डैश होगा। अब अगला वाला देखो भाई, एक डेयरी मिल्क को गेन करने के लिए, एक डेयरी मिल्क को गेन करने के लिए यहां पे आप कितने सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो ये निकलेगा 5:1। 5:1 मतलब समझ गए ना। MRS का मतलब है टेक्निक, MRS है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का, इसका फॉर्मूला है लॉस अपॉन में गेन। अगर आप सिंपल शब्दों में समझो MRS क्या है, MRS का मतलब है एक गुड एक्स को गेन करने के लिए आप कितने गुड वाई को छोड़ने के लिए रेडी हो। तो पहले आप एक डेयरी मिल्क के लिए कितने किटकैट छोड़ रहे हो, 5।
सेकंड वाले में देखो, अगर आप एक डेयरी मिल्क को गेन कर रहे हो, किटकैट कितने सैक्रिफाइस हो रहे हैं? 4:1। नेक्स्ट कितना है? 3:1। नेक्स्ट कितना है? अगर आप नोटिस करो बेटा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे जो एमआरएस है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? फॉल। और अभी मैंने थंब रूल बताया था, जब भी स्लोप फॉल होता है, जब भी स्लोप फॉल होता है, कैसा निकलता है? कॉन्वेक्स। कैसा निकलता है? अगर स्लोप राइज करेगा तो कॉनकेव, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो। ये बात समझ आती है? एकदम क्लियर है? पक्का ना? अभी इसका रीजन बताऊंगा क्यों फॉल होता है, बट ये समझ लो, स्लोप फॉल हो रहा है इसलिए कैसा बनता है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ओरिजिन से कैसा? कॉन्वेक्स। ये बात समझ आती है? एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर है? एक बार स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कैसी है बेटा? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कोई आपसे पूछे कॉन्वेक्स क्यों, तो आप सबसे पहला आंसर दोगे क्योंकि सर जो एमआरएस है वो क्या होता है? फॉल। व्हाट इज एमआरएस? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है सर? इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ यूनिट्स टू गेन ऑफ यूनिट्स। या फिर आप सिंपल शब्दों में बोलो कि 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स को गेन करने के लिए कंज्यूमर कितने यूनिट ऑफ गुड वाई को सैक्रिफाइस कर सकता है, उस रेशियो को बोलते हैं एमआरएस। और क्योंकि एमआरएस फॉल हो रहा है इसलिए इंडिफरेंस कर्व कैसा बन रहा है? कॉन्वेक्स। पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? रीजन समझ आइए? आपको भाई कुछ नहीं याद करना, आपको लाइन लिख के आना, नहीं कुछ करना है, आपको बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और उसका रीजन। प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स होता है, और कॉन्वेक्स होता है क्योंकि एमआरएस क्या करता है? फॉल। बस दो बातें याद होनी चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बोल देगा इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव। कॉनकेव बन सकता है या फिर ऐसे बोल सकता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे बोला। और कहेगा इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव बन सकता है अगर अगर एमआरएस इंक्रीज कर जाए। ट्रू है? अगर एमआरएस इंक्रीज कर गया, अगर कर गया तो क्या वो कॉनकेव बनेगा? यस। बोलेगा अगर एमआरएस कांस्टेंट है तो आपका इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। अरे बनेगा क्या? यस। लेकिन जनरली एमआरएस क्या करता है? फॉल। इसलिए जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? कॉन्वेक्स। ये बात समझ आती है? पक्का? अगर उसने सब्जेक्ट टू कंडीशन लगा दी पर्टिकुलर कि नहीं हमारा तो एमआरएस राइज ही कर रहा है, तो राइज कर रहा है तो कॉनकेव बनेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बात समझ आती है? एकदम क्लियर? लेकिन अभी सबसे बड़ा पंगा पता है क्या है सर? सबसे बड़ा पंगा है, आप हमें ये बताओ लेमन लैंग्वेज में कि ये एमआरएस फॉल क्यों कर रहा है। हम ये समझ गए कॉन्वेक्स बन रहा है। कॉन्वेक्स क्यों बन रहा है? क्योंकि एमआरएस फॉल कर रहा है। और एमआरएस फॉल करने का नॉर्मल बेसिक रीजन बताओ, समझना। ये तो इतना हो गया, नोट नहीं करना भी, समझो फोकस से। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ए कोई मुझे बताएगा? कॉम्बिनेशन ए में डेयरी मिल्क जो है वो कितनी थी? किटकैट कितनी थी? अब कॉम्बिनेशन बी में जब हम गए तो हमने देखा कि डेयरी मिल्क इंक्रीज हुई है +1 से, और कितनी हो गई? 2। और उसके बदले में किटकैट सैक्रिफाइस हुई है कितने से? और रेशो जो जब हमने एमआरएस निकाला तो पहले तो डैश था, अगला था 5:2। मतलब अभी 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 एक डेयरी मिल्क के लिए उसने कितनी किटकैट छोड़ी? 5। अब एक चीज समझना, मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, लॉ ऑफ डीएमयू। याद है आपको लॉ ऑफ डीएमयू? लॉ ऑफ डीएमयू बोला था जब आप यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली हर अगली यूनिट की सेटिस्फैक्शन क्या होती है? कम। ये बात याद है अच्छे से? क्लियर है? अब एक बात बताओ यार, यहां पे बस इतने इतने फेज में आपने डेयरी मिल्क को क्या करा है? कंज्यूम करा है डेयरी मिल्क को ज्यादा। यस और नो? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, जो डेयरी मिल्क से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम। अगर डेयरी मिल्क से हर बार मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो आपको किटकैट सैक्रिफाइस करने का मन ज्यादा करेगा या कम? समझ आया? सर नहीं, समझो 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 बेटा, मैं जो है पहले एक डेयरी मिल्क खा रहा हूं और 20 किटकैट्स खा रहा हूं, राइट? अगले फेज में मैंने बोला मैं डेयरी मिल्क 2 खाऊंगा, और एक पहली एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क लेने के लिए ना मुझे डेयरी मिल्क इतनी पसंद है कि मैंने बोला किटकैट कितनी ले जाओ? 5 ले जाओ। यार क्लियर है? लेकिन जब अगली बारी आई, अभी मैंने डेयरी मिल्क 2 खा ली ना, अब जब मैं अगली बार डेयरी मिल्क खाऊंगा तो मेरी थर्ड डेयरी मिल्क होगी। अब मुझे वो उतनी सेटिस्फैक्शन तो देगी नहीं जितनी पहले वाली दे रही थी, क्योंकि सर लॉ ऑफ डीएमयू बोला था जैसे आप यूनिट बढ़ाते हो हर बार मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता है ना। तो जब मैं सेकंड यूनिट खा रहा था डेयरी मिल्क की तो मुझे सेटिस्फैक्शन क्या मिल रही होगी? ज्यादा। थर्ड यूनिट में सेटिस्फैक्शन क्या मिल रही होगी? कम। तो जब मैं थर्ड यूनिट लेने के लिए आया ना तो उन्होंने बोला फिर से कि आपको 5 किटकैट देनी है, लेकिन क्या इस बार मैं 5 किटकैट देना चाहूंगा?
मैं कहूंगा यार पहले मैंने जब सेकंड टाइम आया था ना, तब मुझे डेयरी मिल्क से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही थी, तो मैं 5 किटकैट दे देता। लेकिन थर्ड वाली में मुझे डेयरी मिल्क की सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, तो इस बार मैं किटकैट भी क्या दूंगा, कम। 5 नहीं दूंगा, कितनी दूंगा, 4। फिर अगली बार आऊंगा, तो जब अगली बार डेयरी मिल्क लेने आया, फिर डेयरी मिल्क से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन थर्ड वाली से भी क्या होगी, कम। तो उसके बदले किटकैट की सैक्रिफाइस भी क्या होगी, और कम। ये बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे कोई और पूछ ले डेप्थ में कि सर ऑल्दो ऐसा पूछेगा नहीं पेपर में, इतना डेप्थनेस आएगा नहीं, बट स्टिल मैं मैक्सिमम एक्सटेंड बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले एमआरएस कम क्यों होता है, एमआरएस कम होने का बेटा एक ही रीजन है, क्योंकि आपका लॉ ऑफ डीएमयू वहां पे वर्क कर रहा है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू बोल रहा है जैसे जैसे आप गुड एक्स को बढ़ा रहे हो, इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है, कम। इसीलिए आप गुड वाई का जो सैक्रिफाइस करोगे, वो भी क्या करोगे, कम। दैट्स व्हाई एमआरएस फॉलो होता है। अब लिखे से सही से, चलो पहले आप ये नोट करो, पहले आप ये टेबल नोट करो भाई। तबियत ठीक है, तबियत ठीक है, सही है आपका, अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना। मेरी मजा है कि बातों को मैं थोड़ा जोक गन्ने मारता हूँ यार, तो गन्ने मारे आप बताओ, मैंने जो सुना मैंने बताया, मतलब ये नहीं बताया कि बातें, और मैंने बस मैंने इतना बोल दिया कि जैसे एकदम सुन लीजिए तो इसे भी आंसर है। ये गंदे है, मैं गंदा नहीं हूँ, हम नहीं करते, हमको बताना चाहिए। लिखे नहीं, नोट कर लिया। आपकी तो हंस रहे, मेरे जो तेरे जोक पे नहीं हंस रहा मैं, ऐसे हंस डन बेटा, चलिए। प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस का, कॉन्वेक्स है, रीजन मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व is convex to the origin. Indifference curve is convex to the origin due to law of decreasing MRS. Due to law of decreasing MRS. Point number 2. MRS is the ratio between MRS is the ratio between loss of one commodity to gain of another commodity. यहां पे लिख लो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो, हन्नी और मुस्कान मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो बेटा जल्दी से।
लॉस ऑफ गुड वाई, बेटा क्योंकि हम अपने वाले एग्जांपल में गुड वाई को लॉस कर रहे थे इसलिए मैंने गुड वाई लिखा है। अगर गुड एक्स लॉस होगा तो वो गुड एक्स आ जाएगा। जो भी लॉस हो रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा, अपॉन में गेन ऑफ गुड एक्स। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारे एग्जाम्पल में एमआरएस निकलेगा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि y लॉस हो रहा है इसीलिए ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई भी हो सकता है अगर x लॉस होगा तो। और यहां पे x क्या हो रहा था हमारे एग्जांपल में, गेन। चलिए पॉइंट नंबर 3 आओ। इन अदर वर्ड्स comma MRS is the number of units that a consumer is willing to sacrifice in order to consume an additional unit of the other good. Number of units नेक्स्ट वाले पे आना है यार। पॉइंट नंबर 4 है, 4 है ना शायद, जो भी है। फिर एमआरएस इज continuously decreasing. MRS is continuously decreasing because of law of DMU. MRS is continuously decreasing because of law of DMU. अब इसका रीजन लिख लेना क्यों होता है ऐसा। As a consumer goes on increasing the consumption, as a consumer goes on increasing the consumption of a good, comma, the utility derived from every additional unit goes on decreasing. यहां तक मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहां तक लॉ ऑफ डीएमयू लिखवाया हुआ है। जैसे जैसे आप यूनिट्स को इंक्रीज करोगे तो जो सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी ड्राइव हो रही है एडिशनल यूनिट से वो डिक्रीज होगी। सो कॉमा he is willing to sacrifice
is willing to sacrifice less and less units of the other good. Full stop. Less and less units of the other good. As a result, MRS falls. As a result, MRS falls. प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आओ. प्रॉपर्टी नंबर 3. मिस हो गया बेटा. दो प्रॉपर्टी बताइए अभी तक सिर्फ. पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई के बीच में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव. अगर एक्स को बढ़ाना है तो वाई कम करना पड़ेगा, वाइस वर्सा. इसी नेगेटिव रिलेशन की वजह से कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड. कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड. सेकंड प्रॉपर्टी बताई, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है. सर कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि उसका जो रेशो है एमआरएस वो फॉल करता है. अब एमआरएस क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस टू गेन. या सिंपल शब्दों में, एक यूनिट को गेन करने के लिए कंज्यूमर कितने यूनिट को सैक्रिफाइस करना चाहता है. अब ये जो रेशियो है फॉल करता है, उसका रीजन है लॉ ऑफ डीएमयू. बस. थर्ड पे आओ. एमआरटीएस बेटा मैंने वहां पे बताया था रिसोर्सेज लिमिटेड है. वहीं पे जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था फैक्टर एक्स को जब हम बढ़ाएंगे तो फैक्टर वाई, जब फैक्टर एक्स को कम करेंगे फैक्टर वाई बढ़ेगा, बट उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से बढ़ना चाहिए, कम से बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अभी बजट इंडिफरेंस कर्व में ना हम सिर्फ विलिंगनेस ही बताएंगे. यहाँ पे हम बजट को कंसिडर ही नहीं कर रहे. जब आईसो पॉइंट में जाऊंगा ना रिविजन के टाइम, तब रीजन बताऊंगा दोबारा से. सुनिए. थर्ड प्रॉपर्टी पे आओ भाई. हायर आईसी represents higher level of satisfaction. Higher IC represents higher level of satisfaction. इसको अब साथ साथ कर लेना, अब ज्यादा कोई टेक्निकलिटी है नहीं. पहले एक आईसी बनाओ फटाफट से. पॉइंट नंबर 3 बेटा कौन सा वाला? बेटा पॉइंट नंबर 3 ना मेरे से गलती से इरेज हो गया है, तो मैं फोटो भेज दूंगा आपको बाद में. अभी तो यहाँ पे गलती से मिट गया था. इन अदर वर्ड्स करके. हाँ, इन अदर वर्ड्स करके वो गलती से यहाँ पे इरेज हो गया. हनी भाई मैं आपको भेज दूंगा फोटो उसकी. ठीक है, आप स्पेस छोड़ दो 2-3 लाइन. भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस यहाँ पे आप लेंगे बेटा गुड एक्स, यहाँ पे आप लेंगे गुड वाई. बेटा अब ना यहाँ पे मैं सर इसको जनता दे दो, छुप जाएगी. यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं मैं. बेटा ये है मेरा IC1 और ये है मेरा IC2. ये आइसो क्वांट में भी हुआ था, सेम आईसी में हो रहा है. पॉइंट ये कह रहा है कि जितना हायर आईसी होगा, अच्छा IC1 और IC2 में से हायर कौन है? वो उतनी ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर IC1 पे मैं कितने भी पॉइंट ले लूं, उन पॉइंट से क्या मिलेगी? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. लेकिन अगर आप आईसी को ही हायर करो, राइट में शिफ्ट कर रहे हो, तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा. सर ऐसा क्यों हो रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं. बेटा ये कॉम्बिनेशन ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है. गुड वाई जो है, गुड वाई दोनों कॉम्बिनेशन में लेट्स अज्यूम 20 यूनिट्स मिल रहा है. अब यहां पे ए कॉम्बिनेशन में
आपको डेयरी मिल्क कितनी मिल रही है 1, लेट्स अज्यूम, और बी कॉम्बिनेशन में किटकैट तो 20 है, लेकिन डेयरी मिल्क कितनी मिल रही है 1 से ज्यादा, 3 4 5 कुछ भी ले लो, 3 ले लो। तो आपके सामने दो कॉम्बिनेशन आए, एक है कॉम्बिनेशन ए, एक है कॉम्बिनेशन बी। इसमें डेयरी मिल्क किटकैट, दोनों में किटकैट तो 20 यूनिट्स है, लेकिन आप डेयरी मिल्क देखो तो यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है, कौन सा वाला चूज करोगे, कॉम्बिनेशन बी, क्योंकि सर दोनों में किटकैट तो सेम है, लेकिन डेयरी मिल्क इसमें क्या है ज्यादा। तो सिंपल सा रीजन है, जितना हायर आईसी जाएगा उतनी ज्यादा यूनिट्स वो कंज्यूमर को देता है, उसकी वजह से कंज्यूमर उसी को प्रेफर करता है, क्योंकि आईसी 2 में मोर सेटिस्फैक्शन होगी। और प्लीज बस इसमें ना एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड का गेम है सारा, ऐसा क्यों होता है, उसे बोलते हैं बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। वर्ड क्या है बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये वर्ड प्लीज याद रखना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सिंपल शब्दों में मतलब होता है लालच। जब भी कंज्यूमर को ये दो गुड ए और बी कॉम्बिनेशन दिखेंगे, हर एक कंज्यूमर बी कॉम्बिनेशन को ही चूज करेगा, क्योंकि वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ए जो है उसमें कम यूनिट है और कॉम्बिनेशन बी में ज्यादा यूनिट है, तो कंज्यूमर प्रेफर करेगा जिसमें ज्यादा यूनिट है। ड्रॉ कर लो ऐसे ही। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसे लिखिए बेटा, हाँ थोड़ा सा लिखेंगे, लिखेंगे बेटा हायर लेवल ऑफ आईसी इज इक्वल टू more units, higher level of IC is equals to more units of goods, which means higher level of satisfaction। और इसका रीजन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी आएंगे, टू इंडिफरेंस कर्व, two indifference curve never intersect each other। two indifference curve never intersect each other। क्या ये प्रॉपर्टी आपने आइसोकॉन्ड में भी पढ़ी थी, सेम प्रॉपर्टी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तीन प्रॉपर्टी बता दी, सबसे पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सबसे पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। सेकंड प्रॉपर्टी कैसा होगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि एमआरएस क्या करता है, एमआरएस फॉल करता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। थर्ड प्रॉपर्टी बता दी, जितना हायर आईसी होगा उतनी वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फोर्थ प्रॉपर्टी, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट टाइम भी मैंने इसे फॉल्स प्रूव करा था दूसरी वाली स्टेटमेंट को, तो इस बार भी एग्जांपल लेंगे। नोट नहीं करना, आराम से देख लो भाई। पहले x 0 y, यहां पे ले लिया गुड x, यहां पे ले लिया गुड y। अब यहां पे बेटा मैं जो है दो इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा और दोनों को इंटरसेक्ट कर दूंगा। तो पहला इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं,
दिस इज इंडिफरेंस कर्व 1 और दिस इज इंडिफरेंस कर्व 2। प्रॉपर्टिकली नहीं हो सकता, बट अपन करते हैं और इसे फॉल्स प्रूफ करते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां पे आपको 3 पॉइंट लेने हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना, दैट इज कॉम्बिनेशन सी। ठीक है, अब आपको बस कॉम्बिनेशन के प्लॉटिंग देनी है बेटा। कॉम्बिनेशन ए अगर आप देखो तो यहां पे डेयरी मिल्क लेट्स अज्यूम 1 है, किटकैट है 20। कॉम्बिनेशन बी में किटकैट तो सेम 20 है, लेकिन जो डेयरी मिल्क है वो कितनी है बेटा, 3 ले लेते हैं। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन सी है उसको छोड़ ही दो, उसका पर्पस नहीं, कोई काम इतने में हो जाएगा। अब पहले मुझे एक बात बताओ, एट इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 1 में कौन से 2 पॉइंट है? इंडिफरेंस कर्व 1 में एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी। सी तो दोनों में ए और सी, तो इंडिफरेंस कर्व 1 में पॉइंट ए एंड पॉइंट कौन सा है बेटा, सी। और हमने अभी पढ़ा था कि एक इंडिफरेंस कर्व में कितने भी पॉइंट ले लोगे, सबसे क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि मैं बोल सकता हूं सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉइंट सी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे यहां रख दो। फिर अपन आए आगे, एट इंडिफरेंस कर्व 2। बेटा इंडिफरेंस कर्व 2 में 2 पॉइंट कौन से है, पॉइंट बी एंड पॉइंट, सर पॉइंट तो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो कॉमन होगा दोनों में, और सेम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे दोनों, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन ऑफ सी। इसे सेकंड इक्वेशन ले लेता हूं। यहां तक समझ आता है, एकदम क्लियर है विशाल भाई, को डाउट? और अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास मिलेगा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बी। ऐसा इक्वेशन बोल रही है, पर बेटा चेक करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। यहां पे कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, यहां पे डेयरी मिल्क, यहां पे किटकैट। सबसे पहले डेयरी मिल्क बताना, दोनों में 1 3 और किटकैट 20 20। आप मुझे बता दो दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे, कॉम्बिनेशन बी, क्योंकि भाई दोनों में किटकैट तो सेम है, लेकिन इसमें डेयरी मिल्क क्या है। यहाँ पे आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, अभी पहले बताया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। लालच है ना भाई अपने अंदर, तो हर कंज्यूमर बी को ही चुनेगा। तो यहां पे क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स प्रूव हो गया बेटा, और इसलिए हमारी जो प्रॉपर्टी है वो निकल कर आ गई। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? और रीजन समझ लेना, यहां पे भी आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताना है, नोट कर लो भाई जल्दी से। नोट कर लीजिए, करो करो जल्दी करो।
ए का सेटिस्फैक्शन बी के इक्वल, हाँ नहीं होगा ना, क्योंकि भाई देख इसमें मेजर कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, अगर रिस्पॉन्स देखें तो दोनों में हायर कौन है, बी वाला, तो ये ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन यहाँ के बाद जो है इन्होंने ऐसे तुमको नीचे कर दिया एक्सीमल को, तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो रहा है। पहली प्रॉपर्टीज भी फॉल्स करवा रहा है, और ए और बी तो कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि बी ज्यादा दूर है तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अच्छा एक बार रिकॉल करते हैं भाई, जल्दी से देखेंगे। अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, फट से एक बार रिवाइज करते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग समझा बेटा? फर्स्ट वाली इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका रीजन गुड एक्स और गुड वाई के बीच में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा इंडिफरेंस कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका रीजन डिक्रीजिंग एमआरएस। अच्छा याद रखना, एमआरएस इज व्हाट? स्लोप ऑफ आईसी विच इज लॉस अपॉन में गेन। एमआरएस क्यों फॉलो होता है? उसका रीजन था लॉ ऑफ डीएमयू। सर इसमें क्या बताया था बेटा? अगर आप गुड एक्स को ज्यादा करोगे तो जो गुड एक्स है उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होगी? कम। इसीलिए आप अगली बार गुड वाई का सैक्रिफाइस भी क्या करोगे? कम। फिर अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे गए थे, दैट इज हायर आईसी इज इक्वल्स टू हायर सेटिस्फैक्शन। और इसके पीछे एक ही रीजन था, व्हाट इज? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जितना हायर आईसी होता है उतनी ज्यादा यूनिट्स वो देता है, तो हर कंज्यूमर उसी को चुनेगा जिसमें ज्यादा यूनिट होगी, और इसे ही बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसके बाद फोर्थ मैंने आपको बताया 2IC नेवर। बेटा प्लीज इस वर्ड पे फोकस करना, एमसीक्यू में इसमें बहुत मजे लेता है, मे बी, समटाइम्स ऐसे करके स्टेटमेंट देगा, आपको वर्ड रखना नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख लो, but not chali. होता है इसीलिए में इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई। इसका सिंपल सा असम्पशन है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में, मैंने बताया था इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कॉम्बिनेशन दिखाता है कंजम्पशन के बिटवीन टू गुड्स। मतलब हम अज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर हमेशा 2 गुड ही कंज्यूम करेगा, और अगर वो एक्सिस को टच कर जाएगा उससे तो एक गुड जीरो हो जाएगा, तो अपन ये कर नहीं सकते। तो लिख लो नीचे, बिकॉज वी अज्यूम the consumer always consumes two goods। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक एकदम क्लियर है? इसी के साथ का इंडिफरेंस कर्व वाला मामला खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी कंडीशंस पे हम नहीं जा सकते, उसके लिए हमें बजट लाइन को भी पढ़ना पड़ेगा। बट एक ना छोटा सा नोट डाल दो, एक बार डेफिनेशन आई भी है, इसके नीचे एक नोट डालना, नोट डाल के लिखना बेटा इंडिफरेंस मैप। एक छोटा सा टॉपिक है, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस कर्व मैप, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसमें लिखेंगे बेटा
नहीं चल रही। when more than one IC, when more than one IC drawn in a single diagram, drawn in a single diagram, it is known as indifference curve map. अब इससे क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं, फुल स्टॉप, इसी के आगे लिखना, it shows different level of satisfaction, it shows different level of satisfaction together, फुल स्टॉप। और लास्ट लाइन जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था, it is also known as family of indifference curve, it is also known as family of indifference curve। इसका मतलब क्या है सर? बेटा कुछ नहीं है इंडिफरेंस मैप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको याद है थर्ड प्रॉपर्टी में जाना, एक बार थर्ड प्रॉपर्टी में हायर आईसी हायर, वहां पे मैंने दो कर्व एक साथ बनाए थे, या मैं 3 बना दूं 4 बना दूं? अच्छा इंटरसेक्ट करके बना सकता हूं क्या? पैरेलली बनेंगे। जब आप एक प्लेन में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना देते हो तो होता क्या है कि वो हर कर्व अपनी सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है। मतलब जैसे इंडिफरेंस कर्व 1 है, वो पूरे कर्व में 100 की सेटिस्फैक्शन अज्यूम कर रहा हूं मैं, 100 यूटिल। क्या मैं 100 यूटिल्स पे से मेजर कर सकता हूं? नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पूरा फर्स्ट कर्व 100 यूटिल्स की दे रहा है, जैसे हम राइट में शिफ्ट होंगे तो सेटिस्फैक्शन क्या होगी? ज्यादा। नंबर्स में मेजर कर सकते हैं क्या? अरे नहीं सर, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 150 यूटिल्स, फिर जैसे ही हम और राइट में अगर इंडिफरेंस 3, वो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो जब एक प्लेन में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स को हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। और आपके पेपर में क्वेश्चन आया था इंडिफरेंस मैप इज ऑल्सो नोन एज डैश करके, तो आपको याद रखना है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बनाया हुआ बेटा आपके पेपर में, यहाँ पे कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगली क्लास में चैप्टर फिनिश है बेटा, फिर हम डिमांड और सप्लाई करेंगे भाई। टाटा बाय बाय।